देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति संघर्ष करेगा, उसको ये पता होगा कि हमारे पिता के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया जमा था, तो वो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। वही जाति जनगणना के आंकड़े जब आएंगे तो ओबीसी एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति उस बात के लिए संघर्ष करेगा कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व इतना होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे ही ये आंकड़े आएंगे वैसे ही एक व्यवस्था, एक मुकदमा या जनता द्वारा ये मांग उठेगी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में और राज्य सरकार की नौकरियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये बताए कि ओबीसी एससी एसटी के कितने लोग नौकरी कर रहे हैं वर्तमान समय में। इससे बात स्पष्ट होगी कि आरक्षण होने के बावजूद भी आज प्रतिनिधित्व उतना क्यों नहीं है। उसका जवाब सरकार के पास कुछ नहीं होगा, जो कि ये व्यक्ति को, ये लोगों को यूनाइटेड करने में सहायक होगा। इस वक्त मेरे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता कृपा शंकर सर हैं। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो सर, अभी जो हमारे महापुरुषों ने, जो बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने काफी लंबे समय तक जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए काफी समय लगा दिया इस आंदोलन को लेकर। लेकिन आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि जाति व्यवस्था जितनी आसानी से हमारे महापुरुषों ने सोचा था खत्म हो जाएगी, बाबा साहब ने 3 कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया एससी एसटी ओबीसी के नाम पर। लेकिन आज की डेट में जातियां जो खत्म होने के बजाय और मजबूत होती जा रही हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि इस बात के लिए अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था और 1931 में अंग्रेजों ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके गुलाम भारत में उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराई और जाति आधारित जनगणना के आधार पर चीजों के निर्धारण की बात हुई। और उन्हीं आंकड़ों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एससी और एसटी और ओबीसी को जो भी प्रावधान संविधान में करने थे और इनके हक, हिस्सा और अधिकार के लिए उन्होंने वो प्रावधान किए, उसका जो रॉ मटेरियल था 1931 की जनगणना और आधार वही था। जी सर, देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, बाबा साहब ने जिस तरह संविधान लिखा, संविधान में एससी एसटी ओबीसी के नाम से सभी कैटेगरियों को उन्होंने आरक्षण ग्रुप में बहुत सारे प्रावधान किए, बहुत सारे हक अधिकार दे दिए। लेकिन आज की डेट में चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, उसमें तमाम जातियां हैं, वो एक हो नहीं पा रही। उसका सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं सर आप? उसका कारण ये है कि जो मनवादी व्यवस्था है उस समय विद्यमान थी और मनवादी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा किए गए जाति आधारित जनगणना का भी विरोध कर रहे थे और बाबा साहब ने जो प्रावधान किया संविधान में उसका भी विरोध कर रहे थे। लेकिन उनके जो बुद्धिजीवी थे वो सत्ता प्राप्त हो रही है इसके सुख में और उसके हनक में इस बात पे ध्यान नहीं दे पाए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जब संविधान लागू हो गया, चीजें व्यवस्थाएं लागू होने लगी, तब उन्हें समझ में आया कि ये तो हमारे हक अधिकार को समाप्त कर देगा। इसलिए उन्होंने तमाम प्रकार के इस प्रकार के औड़ंगे व्यवधान उत्पन्न किए कि संविधान में जो व्यवस्थाएं बहुजन समाज को, एससी एसटी ओबीसी को दी गई है, उसका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए। यही कारण रहा कि संविधान लागू होने के बाद उसमें ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 की व्यवस्था होने के बावजूद भी ओबीसी को आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 1993 में प्राप्त हुई, संविधान लागू होने के समय से प्राप्त नहीं हुई। जी, अभी आपने जाति जनगणना का जिक्र किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना होगा, इससे जातवाद बढ़ेगा। अभी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। किस तरह देखते हैं जो लोग जाति जनगणना विरोध कर रहे थे, आज वो लोग समर्थन में खड़े हुए हैं? देखिए, बात यह है कि अंग्रेजों द्वारा की गई जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद से भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में बहुत समय से कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे से हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस में वही मनवादी लोग सत्ता में आसीन थे, उच्च पदों पे आसीन थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यदि ये इस प्रकार के आंकड़े आते हैं तो हो सकता है कि इनकी यूनिटी बढ़ेगी और इनकी डिमांड बढ़ेगी। इनको पता चलेगा कि हमारी संख्या इतनी है, इतने प्रतिशत है, देश की आबादी में इतना हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसकी आवाज उठेगी और उस आवाज के बैनर तले वो लोग यूनाइटेड होंगे, इकट्ठा होंगे। इसलिए कांग्रेस की सरकारों ने और बीजेपी की सरकारों ने हमेशा जाति आधारित जनगणना का विरोध किया और करते रहेंगे। अभी जो रिसेंटली केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, तो ये भी इस झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए।
और जो मुहिम आज बहुजन समाज की ओर से बहुजन नेतृत्व की सत्ता को लाने का चल रहा है, उस मुहिम को लगातार चलाते रहना चाहिए और बहुजन विचारधारा की सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। जी, देखने को मिल रहा था जो लोग ये कह रहे थे जाति जनगणना से जातवाद होगा, फैलेगा, लोग जातियों में बटेंगे, आज वही लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे सर उनका दोगले चरित्र को देखते हुए? नहीं, वो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो हमेशा आंकड़ों और लिस्ट के आधार पे बात करते हैं। आपको तमाम जाति और उपजाति की कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखे हैं। कहने की बात है, जब हमें उन जाति की कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखे हैं तो हम तो उसका प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। अब जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आंकड़े जब आएंगे सामने तो उससे वो परेशान क्यों है? वो ये क्यों सोच रहे हैं कि जो है इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा, जबकि उस विशेष जातियों को रहने वाले लोग अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे कि हमारा इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, देखने को मिला है तमाम सरकारी नौकरियां जो हैं वो समाप्त हो रही हैं, तमाम जो सरकारी संस्थानें थी उनको बेच दिए गए हैं। तो जो अगर मान लीजिए जाति जनगणना के आंकड़े आते हैं तो उनसे क्या लाभ होगा ओबीसी समाज को, या जो जातीय जनगणना से लाभ होने वाला है क्या वर्तमान में मिल पाएगा वो लाभ? सारी तो प्राइवेटाइजेशन में चली गई हैं, तो क्या होगा उससे? देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति संघर्ष करेगा उसको ये पता होगा कि हमारे पिता के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया जमा था, तो वो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। वही जाति जनगणना के आंकड़े जब आएंगे तो ओबीसी एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति उस बात के लिए संघर्ष करेगा कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व इतना होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे ही ये आंकड़े आएंगे वैसे ही एक व्यवस्था, एक मुकदमा या जनता द्वारा ये मांग उठेगी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में और राज्य सरकार की नौकरियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये बताए कि ओबीसी एससी एसटी के कितने लोग नौकरी कर रहे हैं वर्तमान समय में। इससे बात स्पष्ट होगी कि आरक्षण होने के बावजूद भी आज प्रतिनिधित्व उतना क्यों नहीं है। उसका जवाब सरकार के पास कुछ नहीं होगा, जो कि ये व्यक्ति को, ये लोगों को यूनाइटेड करने में सहायक होगा। बिहार में चुनाव है और बिहार के मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? जो अभी मोदी सरकार ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जैसे पहले भी अमित शाह द्वारा कहा गया कि 15 लाख की बातें की गई तो उसको जुमला ठहराया था, तो क्या लगता है कि ये जातीय जनगणना कहीं जुमला तो नहीं साबित होगा? देखिए, सरकार चुनाव आने से पहले यदि कोई निर्णय लेती है तो उस पर जनता को कतई विश्वास और भरोसा नहीं करना है। जनता ये खोजे कि इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी संस्था जो बहुजन समाज के हक, अधिकार और उद्देश्य के लिए काम कर रही है, तो उनको खोज करके जनता का ये दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति को खोजे और खोज करके उनके पक्ष में वोट कास्ट करे। इस परिप्रेक्ष्य में इस समय भारत में वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को आगे काशीराम जी ने लेके चले और उसके बाद वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी लेके चल रहे हैं, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के रूप में इस देश में बहुजनों का प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के पक्ष में बिहार की जनता वोट करे और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा में पहुंचाए, जिससे बहुजन मुक्ति पार्टी मजबूत हो और आने वाले समय में केंद्र में शासित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।